अभिनव बस ईशान के ठीक होने की उम्मीद कर रहा था। दूसरी तरफ बर्नाबे डेल्टा एरिया में, जहां पर सारे एक्सक्लूसिव बार्स और इलीगल स्ट्रीट रेसिंग की जाती थी, इस वक्त काफी शोर शराबा मचा हुआ था। खास तौर पर लेट नाइट के वक्त ज्यादातर अमीर और बिगड़े साहबजादे टाइप के लड़के लड़कियां वहां। अभिनव बस ईशान के ठीक होने की उम्मीद कर रहा था। दूसरी तरफ बर्नाबे डेल्टा एरिया में, जहां पर सारे एक्सक्लूसिव बार्स और इलीगल स्ट्रीट रेसिंग की जाती थी, इस वक्त काफी शोर शराबा मचा हुआ था। खास तौर पर लेट नाइट के वक्त ज्यादातर अमीर और बिगड़े साहबजादे टाइप के लड़के लड़कियां वहां पर आकर शराब, ड्रग्स, पार्टी और इलीगल स्ट्रीट रेसिंग किया करते थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू भी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लड़के लड़कियों का एक बहुत बड़ा झुंड उस एरिया में अपनी स्पोर्ट्स कार के इंजन्स को एक्सीलरेटर दे देकर शोर मचा रहा था। उसी शोर शराबे के बीच सानिया घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोते हुए रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज उसे छोड़ दो। बारिश में भीगने की वजह से उसका मेकअप और हेयर स्टाइल पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसकी नजरें माफी मांगते हुए भी बस पास में ही जमीन पर गिरे हुए ईशान पर टिकी हुई थी। ईशान का सूट जगह जगह से फट चुका था और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके आसपास कांच के कई सारे टुकड़े बिखरे हुए थे, जिन पर खून भी लगा हुआ था। ओए शट अप! तुम खूबसूरत हो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे कहने पर मैं इसके जैसे जानवर को माफ कर दूंगा। अरे इसने तो अपने खुद के बाप को मार डाला। मैंने तो बस सच ही कहा था ना, और इतने में ही ये मुझसे भिड़ने की हिम्मत करने लगा। इसको तो मैं आज जान से मार डालूंगा। 6 फुट लंबा, एक हट्टा कट्टा पगड़ी पहने और लंबी दाढ़ी वाला सरदार लड़का हाथ में बेसबॉल का बैट लिए बोला। उसने बेसबॉल बैट के ऊपर एक मोटा सा कपड़ा लपेटा हुआ था और उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा झलक रहा था। चारों तरफ खड़ी भीड़ उसकी फैन थी। फैन चिल्ला रहे थे, एकदम सही कहा जसकीरत भाई ने। भाई बॉर्डर पर इतने बिजी रहते हैं कि कभी कभी तो छुट्टी मिलती है, उस पर भी इस मनहूस ने आकर सारा मूड खराब कर दिया। जसकीरत भाई इसको अच्छा सबक सिखाओ। एक लड़की चिल्लाई, इसने तो अपने बाप को मारा ही है, इसलिए मैं तो कहती हूँ कि इसको भी यही मार देना चाहिए। जसकीरत पाजी एक और बढ़िया वाला शॉट हो जाए। वे सभी लोग जसकीरत को चीयर कर रहे थे और ईशान को पीटने के लिए उकसा भी रहे थे। तभी एक 20 साल का लंबा लेकिन पतला दुबला सा लड़का आगे आया। उसने एक वाइन की बोतल जसकीरत के सामने उछाल दी। अगले पल जसकीरत ने पूरी ताकत लगाकर बेसबॉल का बैट घुमाया। उस पर लिपटे कपड़े की वजह से बोतल टूटी नहीं, लेकिन उड़ते हुए सीधे ईशान के सर से जा टकराई। वार इतना ज्यादा तेज था कि बोतल चकनाचूर हो गई और ईशान के सर से खून बहकर उसके चेहरे से होते हुए नीचे टपकने लगा। कांच के कई टुकड़े उसके माथे पर धंस चुके थे। ऐसा खूंखार नजारा देखकर लोगों की तो हालत टाइट हो गई थी, लेकिन शराब और ड्रग्स का नशा फिर भी उन्हें एक्साइटमेंट वाला मजा दे रहा था। ईशान! सानिया जोर से चिल्लाई। वो रोते हुए जाकर ईशान से लिपट गई, लेकिन जहां पर उसने अपने घुटने रखे थे वहां पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। इससे उसके घुटने पूरी तरह छिल गए और खून बहने लगा, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। वो ईशान को पूरी तरह ढकी हुई थी ताकि जसकीरत दोबारा उस पर बोतल न मार सके। ईशान, गॉड डैम इट, ये सब क्या हो गया? हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, उठो। ये कहते हुए वो ईशान के सर और कंधों पर धंसे हुए कांच के टुकड़े निकालने लगी, जिसकी वजह से उसके अपने हाथ कट रहे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी ईशान गुस्से से चिल्लाया, छोड़ दो मुझे, हटो। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जा रही, हम हॉस्पिटल चलते प्लीज। सानिया की आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से वो सब भूल गए थे। ईशान बुरी तरह कांप रहा था। बोतल के इसी तरह के कई सारे हमलों की वजह से उसका शरीर जगह जगह से बुरी तरह घायल हो चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत लगाकर सानिया को एक जोर का धक्का देकर दूर फेंक दिया। वो चिल्लाया, बिट्स, गेट लॉस्ट। मैंने कहा ना, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल रहा हूँ, गेट आउट। उसकी आवाज बारिश के बावजूद चारों तरफ गूंज रही थी। ये सब सुनकर सानिया शॉक में थी और लगातार ईशान को देखे जा रही थी। ये नजारा देखकर जसकीरत भी बिल्कुल चुप हो गया, लेकिन उसके आसपास खड़े लड़के हंसते हुए बोले, तुम तो सच में एक बिंबो, बस खूबसूरत हो लेकिन दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा लड़का चिल्लाया, हमारी बात मान लो, जसकीरत भाई की गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये जानवर अपने बाप को तो मार ही चुका है, तुम्हें भी मार डालेगा। पता नहीं इन सुंदर लड़कियों को ऐसे क्रिमिनल टाइप लड़के क्यों पसंद आते हैं। ये सुनकर जसकीरत ने उन लड़कों को घूर कर देखा। अगले पल वे सभी डर के मारे चुप हो गए और दुबक कर भीड़ में छुप गए। तभी एक लड़की सामने निकल कर आई और सानिया को देखते हुए बोली, सानिया, तुम ये सब क्या कर रही हो?
मित्तल फैमिली की सक्सेसर होकर तुम्हें ऐसे क्रिमिनल के साथ रहने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारे दादाजी को पता चल गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, इसलिए चुपचाप हमारे साथ आ जाओ। जसकीरत का मूड वैसे ही बहुत खराब है। जसकीरत ने उस लड़की के गले में हाथ डालते हुए कहा, तो तुम जानती हो इसे? लड़की बोली, हाँ हाँ, मित्तल फैमिली है ना जो फिल्म्स वगैरह प्रोड्यूस करती है, ये उनकी सबसे बड़ी बेटी है, काफी फेमस है ये, पर शायद ये मुझे नहीं जानती होगी। ये सुनते ही वहां खड़े लोग हैरान होकर सानिया को देखने लगे। वहां मौजूद अमीरों के बच्चों के मुकाबले सानिया और उसकी मित्तल फैमिली बहुत ज्यादा रईस थे। सानिया से नॉर्मली मिलना भी उन लोगों के लिए बड़ी बात होती, लेकिन इस वक्त उसे बुरी तरह पीट चुके ईशान के साथ देखकर उन्हें अजीब लग रहा था। सभी उसके ऊपर भद्दे कमेंट्स पास कर रहे थे और गंदी गालियां भी दे रहे थे, लेकिन सानिया को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी नजर तो बस ईशान पर टिकी हुई थी। ईशान कांपता हुआ जमीन पर पड़ा हुआ था। अचानक उसके मुंह से ढेर सारा खून निकला। इस वक्त उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था, इसकी वजह से वो बहुत खूंखार लग रहा था। ईशान गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं? ये लोग तुम्हें इतनी बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, इतनी गालियां दे रहे हैं, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भर रहा। गेट आउट यू डम बिच। ईशान ने सारी भड़ास निकाल दी थी ताकि वो सानिया का दिल पूरी तरह तोड़ दे और वो चली जाए, लेकिन सानिया अपने आंसू पोंछते हुए जिद करके बोली, वो जो कुछ भी बोल रहे हैं तुम्हारी वजह से ही तो बोल रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने मुझे ऐसा बना दिया है, अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। ये सुनकर ईशान ने आंखें बंद कर ली और अपने आप को कोसने लगा। तभी कांच के नुकीले टुकड़ों पर खड़ी होकर सानिया जसकीरत से बोली, प्लीज जसकीरत, आई एम सॉरी, सॉरी, गलती हमारी थी, मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज ईशान को छोड़ दो, उससे गलती हो गई, इसके बदले में आप जितना चाहो उतना कंपेंसेशन मैं आपको दे सकती हूँ। ये कहते हुए वो कांच के टुकड़ों के ऊपर चलते हुए जसकीरत की तरफ बढ़ने लगी। ईशान जमीन पर पड़े पड़े चिल्लाया, नहीं, वहां मत जाओ। वो जानता था कि कांच पर चलने से सानिया के पैर कट सकते थे। ईशान चिल्लाया, यू इंसोलेंट बीच, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? तुम्हें मेरी तरफ से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं किसी के आगे नहीं झुकता, मुझे मरने दो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम क्यों अपनी इज्जत गवा रही हो? निकलो यहाँ से। तभी सानिया जाकर जसकीरत के आगे हाथ जोड़ने लगी। ईशान ये सब देख नहीं सकता था, लेकिन इस वक्त उसकी हालत इतनी खराब थी कि सानिया को रोकने के लिए उसका अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल था। सानिया ने जसकीरत के पैर पकड़ लिए। वहां मौजूद लड़के लड़कियां ये देख बहुत हैरान हुए। अपने पार्टनर के लिए ऐसी डेडिकेशन आजकल के जमाने में देखना बहुत ही रेयर था। जसकीरत ने एक झटका देकर सानिया को दूर गिरा दिया। वो जाकर सीधे कांच के टुकड़ों के ऊपर गिरी और उसकी कोहनी जगह जगह से कट गई और खून बहने लगा। नो! ईशान चिल्लाया। तभी पीछे से एक स्पोर्ट्स कार के इंजन की कान सुन कर देने वाली आवाज आई। हर किसी ने मुड़कर देखा कि क्या हुआ। उन्होंने देखा कि एक लाल रंग की लग्जरी गाड़ी तेज आवाज करते हुए ईशान और सानिया के पास आकर रुक गई। जसकीरत के पीछे खड़ा वही दुबला पतला लड़का गुस्से में बोला, देखो, एक और आ गया, अपनी माँ का जना, लगता है इसको भी मरने की बड़ी जल्दी है। ये बात जसकीरत को पसंद नहीं आई। उसने बेसबॉल का बैट उस पतले लड़के की छाती पर लगाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। जसकीरत के हाव भाव देखकर वहां पर एकदम से सन्नाटा छा गया। पैसेंजर सीट की खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई और अंदर से आवाज आई, सानिया, क्या तुम ईशान की वजह से अपना ये हाल करके बैठी हो? ये इस लायक नहीं है, उठ जाओ। ईशान और सानिया दोनों ने ही आवाज तुरंत पहचान ली। ईशान की आंखों में एक चमक आ गई। वो बोला, अभिनव। सानिया भी अपने पैरों पर खड़ी होकर अभिनव को हैरानी से देखने लगी। अभिनव ने जमीन पर पड़े हुए ईशान को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, हद है, अपने बाप को मारने वाला आज खुद जमीन पर मरा पड़ा है, तुमने तो बिल्कुल रेपुटेशन ही डाउन कर दी। ये कहते हुए अभिनव जोर से हंसा। तभी ईशान बोला, वो क्या है ना कि अपने बाप को मैंने चाकू घोंप के मारा था और आज मैं वो चाकू लाना भूल गया। ये कहते हुए वो भी हंसने लगा। उन दोनों की बातें सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान थे। खास तौर पर जसकीरत गुस्से भरी निगाहों से उन दोनों को देख रहा था। अभिनव के अंदर का कॉन्फिडेंस और कामनेस देखकर उसे लगा जैसे वो किसी टाइगर को देख रहा हो। उसने कहा, अरे तुम आखिर हो कौन? उसके ये कहते ही ड्राइवर सीट का दरवाजा खुला और अनामिका गाड़ी से बाहर उतरी। उसके खूबसूरत चेहरे और शानदार बिजनेस वुमन वाली ड्रेस को देखकर एक पल के लिए सभी लोग उसे देखते ही रह गए। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, ओ माय गॉड, ये तो अनामिका मखीजा है ना? पिछले 1 साल में इनकी कंपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत जम कर गई है। फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़े लोगों का अक्सर नॉर्मल लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो असर उन सभी लोगों के चेहरों के एक्सप्रेशन से दिख भी रहा था। जसकीरत के पीछे से वो दुबला सा लड़का बोला, आज पता नहीं बार वालों ने शराब में क्या मिला दिया, मुझे दिख रहा है कि सारी टॉप क्लास ब्यूटीज इस बाप के कातिल के लिए यहाँ आ रही है। पीछे से एक लड़की बोली,
आज की पार्टी में तो स्वाद आ गया। अब अमीरों की लड़ाई देखेंगे मस्त पिए पीते पीते। धीरे धीरे सभी आवाजें जब शांत होने लगी तो लोगों का ध्यान अभिनव के ऊपर जाने लगा। वो अभी भी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। जसकीरत का ध्यान तो तब से लगातार अभिनव पर ही था। उसने कई सारी वॉर्स और सीक्रेट मिशन में फाइट की थी। वो दूसरे स्ट्रॉन्ग फाइटर को देखकर ही पहचान सकता था। खास तौर पर अभिनव जिस तरह से उसे इग्नोर कर रहा था, वो समझ गया था कि अभिनव मामूली इंसान नहीं था और इग्नोर किया जाना जसकीरत को बर्दाश्त नहीं था। उसने अपने हाथ में पकड़ा बेसबॉल बैट तेजी से घुमाया और उसे पास में रखी एक बियर बॉटल्स की ट्रे के ऊपर दे मारा। एक झटके में तेज झाग हवा में उड़ने लगी और चारों तरफ कांच के टुकड़े ही टुकड़े बिखर गए, जिसकी वजह से अचानक सन्नाटा फैल गया और सबकी नजरें जसकीरत पर टिक गई। फाइनली अभिनव ने धीमे से जसकीरत की तरफ देखा और ताली बजाते हुए कहा, नाइस, एक ही अटैक में तुमने सारी बोतलें फोड़ डाली। सीएसएस के कमांडर बनने लायक हो तुम। ओए, ये सब बकवास छोड़ो और अपना नाम बताओ, जसकीरत ने गुस्से में कहा। अभिनव खिड़की से बाहर सर लटकाते हुए बोला, मेरा नाम जानकर क्या करोगे सरदार जी? बस इतना जान लो कि ईशान मेरा भाई है और मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ। ये सुनकर दुबला लड़का आगे आकर बोला, अबे तू है कौन? तेरे बाप का राज है क्या कि जो तू किसी को भी ऐसे उठाकर ले जाएगा? हैं? ओए चुप हो जा लकी, जसकीरत गुस्से से दहाड़ते हुए बोला। जसकीरत समझ गया था कि अभिनव को उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता था और उसके बावजूद भी वो उससे नहीं डर रहा था। इसका मतलब वो खुद भी कोई पहुंची हुई चीज था। जसकीरत ने एक गहरी सांस छोड़कर कहा, यह लक्की मेरा भाई जैसा है, बोलता बहुत है लेकिन जो भी बोलता है खरी खरी बोलता है। तू होता कौन है इस लड़के को यहाँ से ले जाने वाला है? यह कहते हुए जसकीरत ने बेसबॉल का बैट अभिनव की तरफ तान दिया। भले ही अभिनव ताकतवर था, लेकिन जसकीरत के पीछे 3 लाख लोगों की आर्मी की फोर्स थी। वो आसानी से दबने वाला नहीं था। अब आगे क्या होगा? क्या लकी के छिड़के हुए